मेरे बारे में गूगल पे और यहाँ का वहाँ की वेबसाइट पे पचासों ऊटपटांग बातें पड़ी हुई है। तो मैं अपने मुँह से बता देता हूँ कि मैं कहाँ से और कैसे ये पत्रकारिता का कीड़ा मेरे हुँ, अंदर आए थे। हमारी अपनी कोई पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग्स नहीं होती हैं। हुँ, अगर हम अपनी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग्स दिखाते हैं, कोई भी एंकर दिखा रहा है, तो वो गलत करता है, उसको नहीं करना चाहिए। तो न्यूज़ एंकर का जो काम होता है वो इट्स लाइक आप प्लेन उड़ा रहे हैं। आपके पास आप कॉकपिट में बैठे हैं और पीछे बैठी जो 400 जिंदगियां हैं उनका उनका जीवन आपके हाथ में है। हेलो वेलकम दर्शकों, आपका स्वागत है अनटोल्ड स्टोरीज विद ओपी एंड नमिता में। और मैं हूं इंडिया से ओपी और मेरे साथ है अमेरिका से नमिता। अनटोल्ड स्टोरीज के इस शो के हमारे गेस्ट हैं सुमित अवस्थी, अ मैन हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन। ही इज इंडियाज लीडिंग न्यूज एंकर एंड जर्नलिस्ट। जी न्यूज से अपनी एंकरिंग का सफर शुरू करने वाले सुमित अवस्थी ने आज तक नेटवर्क 18 और एबीपी जैसे बड़े चैनल्स में न सिर्फ काम किया बल्कि उन्हें हेड भी किया। लेट्स वेलकम सुमित अवस्थी। पहला बंदा लाइए मुझसे ज्यादा स्मार्ट। तो स्वागत करते हैं सुमित अवस्थी। थैंक यू अमिता, थैंक यू ओपी। जब आपने पहली बार कैमरा फेस किया तो क्या कोई एज ए एंकर। एज एन एंकर, एज अ रिपोर्टर, जब भी नर्वस तो होता है ना जब कैमरा फेस करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? क्या आपके पास कोई ऐसा मेंटोर था जिसने आपको कुछ टिप्स दिए? मैं जी न्यूज़ में था, इनिशियल फर्स्ट जॉब। निधि कुलपति थी वहाँ पर, सीनियर एंकर है निधि जी, हम्म, आजकल टीवी इंडिया पे है। एक दौर आया मेरे ख्याल से 2000 की 99 और 2000 के बीच की बात है। जी न्यूज़ में कई सारे रीजनल चैनल्स खोले, छोटे जी यूपी, जी ए, जी पंजाब वाला। तो एंकर्स की ज़रूरत पड़ी। तो ये हुआ कि इन हाउस में जो बच्चे हैं उनको ट्राई किया जाए सबसे, जो एंकरिंग करना चाहता है। हम्म, तो ये काम निधि जी को सौंपा गया। निधि जी सीनियर मोस्ट एंकर थी कि आप टैलेंट हंट करो और लोगों को ऑडिशन कराओ। पहले तो हम लोग को पकड़-पकड़ के कई मनीष सिसोदिया थे, मनीष सिसोदिया वो थे जो डिप्टी सीएम बन गए हम्म, दिल्ली के। राणा यशवंत हुआ करते थे, वो भी आज किसी चैनल के संपादक हैं। हम तमाम लोग उसी धर-पकड़ में निधि जी ने खींच-खींच के एंकरिंग बनाया, प्रैक्टिस कराया। हम्म, द 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक प्रैक्टिस चली, डमी रन्स चले। पहला बुलेटिन आया, वो दौर था जो अब मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ। जब मैं पहली बार एंकरिंग के लिए मुझे ऑफ़िशियली ऑन एयर जाना था। ये और बुलेटिन रिकॉर्ड होते थे। हम्म, वक़्त में लाइव नहीं करते थे, इसीलिए कि लाइव में अगर गलती हो गई तो करेक्शन कैसे होगा? तो हम्म, इट्स बेटर कि आप आधे घंटे डिफर्ड लाइव बोलते थे, आधे घंटे पहले रिकॉर्ड कर लो। तो हम्म, 11 बजे का बुलेटिन 10 से साढ़े 10 रिकॉर्ड हो जाता था और वो 11 बजे में प्ले हो जाता था। तो ऐसा ही मेरा बुलेटिन था दोपहर को 12 बजे का, जो मैं 10 बजे से तैयार होके बैठ गया। और जैसा आपने कहा ना, मेरे पास कोई नहीं था मेकअप रूम में मुझे हम्म। बताने वाला। मैं वैसे ही, जैसे आप घबरा रही थी वैसे मैं घबरा रहा था। अ, आप नहीं मानेंगे, बुलेटिन का रोल शुरू हुआ 10 बजे के आस-पास, साढ़े 10 के आस-पास, 12 बजे का बुलेटिन था। वो आधे घंटे का बुलेटिन ढाई को पौने 3 घंटे चला। मतलब अरे बुलेटिन, मतलब 12 बजे का बुलेटिन हिट नहीं हुआ उस दिन, पुराना बुलेटिन। मेरे प्रोड्यूसर थे चंदन प्रताप सिंह, अब नहीं है इस दुनिया में, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो कान में चिल्लाए मेरे, और वो हर उस गाली का प्रयोग किया जो मैं यहाँ बता नहीं सकता हूँ। कि तुम क्यों आ गए हो? तुम्हारे बस की नहीं है, तुमको डूब मरना चाहिए। मतलब कुल भाव ये था कि जाओ हम्म, यार, मतलब 15 आदमी का दिन खराब कर दिया तुम्हारे चक्कर में, 3 कैमरामैन, 7 आदमी पीसीआर के, और ये वो तुमसे नहीं हो सकता, तुम किसी काम के नहीं हो। एंड लिटरली शो के बाद मैं रोता हुआ बाहर निकला हूँ। मतलब मैं, यू वोंट बिलीव, मैं उस बड़े से हॉल, बड़े से स्टूडियो में, सब अंधेरा, 3 कैमरे लगे हुए, सिर्फ़ ये सारी लाइटें मेरे मुँह पे पड़ रही हैं। मुझे कैमरामैन की शक्ल नहीं दिखाई दे रही कि पीछे कैमरे के कौन खड़ा हुआ है, इतना अंधेरा था। मेरे पसीने थे। उस हाँ, एयर कंडीशन कमरे में, सितंबर का, अगस्त का महीना था, मेरे पसीने थे। पूरा मतलब पसीने में तर-बतर रहा मैं कि ये इनसे, मतलब अंत में वो बुलेटिन नहीं गया, मुझे गालियाँ भी खाई, मुझे कहा गया कि तुम किसी लायक नहीं हो। फिर थैंक्स टू निधि कुलपति जी, उन्होंने मुझे 2 दिन तक बिल्कुल बात नहीं की। दूसरे तीसरे दिन मेरे पास आईं, कंधे पे हाथ रखा, मुझे अपने साथ अपने केबिन में ले गईं और बोली, "क्यों परेशान हो? सबसे होता है, हम्म, कोई बड़ी बात नहीं।" बोली, "मुझे वहाँ होना चाहिए था, मेरी गलती है, मैं वहाँ नहीं थी उस दिन।" मैंने कहा, "नहीं मैम, मैं रिपोर्टर लड़का हूँ, मैं रिपोर्टिंग करता आया हूँ, मुझे रिपोर्टिंग में ही करना, मुझे नहीं करना है एंकरिंग।" मैं रिपोर्टिंग ठीक-ठाक करने लगा था उस टाइम पर, थर्ड हम्म, फ्रंट की पार्टीज़ कवर करता था।
तो बोले, नहीं, मैं तुमको एंकर बनना है, तुमको मैं बनाऊंगी एंकर। मैं कहा, मुझे बनना नहीं है। तो बोले ऐसे हार जाओगे, वो तोड़ दोगे। उसने मना कर दिया और तुम मना मान गए। उल्टा करना चाहिए, उसको गलत प्रूव करो और फिर उसको बोले जाके मैं तुम्हारा बुलेटिन एंकर नहीं करूंगा, तुम कौन होते हो। ये निधि जी के शब्द थे। फिर उसके बाद दोबारा प्रैक्टिस शुरू हुई। फिर 2 महीने के बाद ऑन एयर आने का मौका मिला और यू वोंट बिलीव 2 हफ्ते के बाद सितंबर में मैंने जब बुलेटिन एंकर किया, मुश्किल से 3 या 4 बुलेटिन ही मैंने किए होंगे 3-4-5 दिनों में, और मेरे पास आज तक से कॉल आ गया। तब आज तक लॉन्च होने उस आधे घंटे के बुलेटिन को देख के उदय शंकर साहब का कि तुम मिलो आके। तो मैं कहा नहीं सर, मैं अभी नहीं। मतलब मैंने उनको टाला 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन कि भाई नया अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं कैसे भी जा सकता हूँ। फिर उन्होंने यहाँ वहाँ से फोन करा है। एक हमारी कलीग है अंशु शर्मा, तो वो मुझे मना पुटा के किसी तरीके से उन्होंने मुझे उदय शंकर से मिलवा दिया और फिर मैं चला गया। सर ये बताइए तो, आप जर्नलिस्ट हैं, ये बड़ा गंभीर सवाल है मेरा, मैं गंभीर सवाल करता हूँ सर, ये तो आपने देखा होगा। आप जर्नलिस्ट हैं, मैम जर्नलिस्ट हैं, तो घर में जर्नलिज्म की बातें होती है, ये बातें होती है शाम को खाने में क्या बनेगा, बर्तन तुम धोगी या मैं धो दूं, क्या माहौल रहता है घर का? ऑफिस का माहौल तो देख लिया आपका, लेकिन घर का माहौल क्या रहता है? घर का माहौल ऐसा रहता है कि जो घर में मुझे कहा जाता है मैं वो कर लेता हूँ। तो सब कर लेते हैं, ये डिप्लोमेटिक आंसर है, वो सब कर लेते हैं सर। लेकिन सर कभी आपके न्यूज के ऊपर कोई डिबेट होती होगी तो मैम बोलती होंगी कि यार आपने ना ये चेक ठीक लिया, ये गलत लिया, आपको ऐसा करना चाहिए था, क्या होता होगा सर? मेरा जवाब तुमने सुना नहीं, बीच में टोक दिया। मैंने कहा कि जब तक मुझे जो काम कहा जाता है वो काम मैं जब कर देता हूँ तो सब ठीक चलता है, लेकिन जहां मैं उस काम में अपनी बुद्धि लगाता हूँ कि इस काम को तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, तो बवाल हो जाता है। एंड यू नो आलोका, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप दोनों उनको जानते हो। तो फिर अंत में मतलब आलोका मेरे लिए कहती है कि तुम अपने आप को बहुत सबके सामने दिखाते हो कि तुम कितने सीधे सच्चे आदमी हो। घर का सीसीटीवी फुटेज दे दूंगी मैं किसी दिन, तब पता लगेगा कि तुम कैसे एग्जाम्पल दे के समझाइए कि ऐसा क्या हुआ, आपको क्या काम दिया गया जिसमें आपने अपना दिमाग लगाया और उसके बाद वो बिगड़ गया। एक बार खाना बन रहा था, चलिए एग्जाम्पल दे, तो मैं बोलता था कि मैं जब हॉस्टल में कॉलेज में रहता था तो मैं सारा काम खुद करता था, क्योंकि मैं 3 साल 3.5 साल रूम लेके रहा हूँ, तो मुझे खाना बनाना आता था। तो ये मैं बनाऊंगा तो मेरे पीछे पड़ गई कि आज तुम लंच बनाओगे, संडे का दिन था। मैं ठीक है मैं बनाऊंगा, मैं भी जोश में था कि हाँ बनाएंगे चलो। तो मैं किचन में पहुंचा तो यार कढ़ाई कहाँ रखी है? यार वो नमक नहीं मिल रहा है। यार वो एक काम करो, वो हेल्प आई हुई थी, कुक थी, वो भी साथ में थी। यार ये सब्जी छोटे प्याज काट देगी, टमाटर छोटा काट। तो तुम कर क्या रहे हो? यहाँ भी चैनल चला रहे आए हो कि तुम ये कर दो, तुम वो कर दो, तुम इससे काम कर लो, तुम उससे काम करो, तुम सिर्फ सब चीज मिला दोगे कढ़ाई और हिलाओगे और खाना बन जाएगा, सब्जी बन जाएगी। तो हाँ नहीं, जैसे तुम करते थे हॉस्टल के दिनों में, सब्जी ये रखी है, फ्रिज है तुम्हारे सामने, कढ़ाई अपने आप काटो, बनाओ, हिसाब किताब रखो कि कितना नमक पड़ेगा, कितनी हल्दी पड़ेगी, तुम्हारा सर दर्द है किसी से पूछोगे नहीं, मतलब जैसा बनेगा खाना पड़ेगा। बोले नहीं, ये शर्त नहीं हो सकती, जैसा बनेगा। आदमी फेंक भी सकता है, नहीं फेंकना तो बिल्कुल नहीं है। खैर उस लड़ाई झगड़े के बीच में अंत में खाना उसी ने बनाया, मैं तो केवल बात कर रहा। आलोका वाज अराउंड एंड एक पर्सनल बातें मैं अनटोल्ड कर देता हूँ। एक बार मैम ने सर ने बोला कि मैं खाना बनाऊं, क्या दाल मखनी बनाऊं, दाल फ्राई बनाऊं, बैंगन का भरता बनाऊं, आलू पकोड़े बनाऊं, ये बनाऊं वो बनाऊं। तो मैडम ने बोला आप कुछ भी बना लो, नाम बाद में रख लेंगे। तो सर हमारी एक कलीग हैं ऋचा निरुद्ध, आप जानते बहुत फेमस हैं एंकर, उनसे हमने इंटरव्यू लिया ऐसा ही मजेदार सा, और उनसे पूछा हमने एक सवाल और उसका जवाब उन्होंने क्या दिया पहले हम आपको और अपने व्यूअर्स को दिखा देते हैं, उसके बाद आपका रिएक्शन। अगर आप वैसे पूछो मेल को एंकर्स में मैंने सुमित अवस्थी के साथ बहुत एंकरिंग भी की है और सुमित के साथ मेरी कंफर्ट लेवल बहुत रही।
एक होता है आपको कई बार लगता है कि मेल एंकर आपको दबाने की कोशिश ना करे, या आपको होता है कि कुछ भी ओवर पावर करने की कोशिश हमेशा ना मेरे सीनियर थे पॉलिटिकल ब्यूरो में, तो जब थे हम लोग तो मेरे बॉस भी रहे हैं, बट सुमित हैज बीन वेरी गुड, वेरी काइंड एज अ को एंकर। इनफैक्ट 2014-15 में जब मैं वापस गई न्यूज 18 न्यूज पढ़ने, उस समय भी सुमित और मैंने दोबारा कुछ टाइम हुआ कि साथ में एंकरिंग की, तो ही इज समवन हु मेक्स द को एंकर फील वेरी कंफर्टेबल, तो वो एक बहुत अच्छी चीज रही। क्या कहना है आपका? ऋचा अनिरुद्ध ने तो आपकी तारीफों के पुल बांध दिए। मैं पहली बात बताऊं कि ऋचा ही एकमात्र ऐसी मेरी एंकर रही है, मतलब कई लोगों के साथ आपने को एंकरिंग की है अलग अलग मौके पर, इतना लंबा करियर हो गया। ऋचा के साथ सबसे अच्छी बात यह ना कि वो बहुत ही हंसमुख सा चेहरा है, बहुत ही हंसमुख मिलनसार महिला है वो, और वो आपको बहुत कंफर्टेबल कर देती है। तो ऋचा के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि उनको वो चीज याद है। एक घटना लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, ये ऋचा से अलग है, और ये मेरे साथ, जिसे मैंने आपको एक शेयर किया, कल्पना चावला का नाम हम सबने सुना है, एस्ट्रोनॉट। जी जी। कल्पना चावला कोलंबिया स्पेस शटल में गई, स्पेस में। मैं आज तक में था, और ये अचीवमेंट था किसी भी हिंदुस्तानी के लिए कि भाई उनकी बेटी ने स्पेस में जाके इतने दिन बिताया और वो सकुशल वापस धरती पर लौट आई। अच्छा, मुझे इसलिए चूज किया गया उस एंकरिंग करने के लिए कि मेरा सो कॉल्ड मेरा बीएससी है, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, तो कुछ ऐसे आएंगे तो तुम संभाल लोगे, हम नासा से लाइव करेंगे तो तुम संभाल लोगे। और वो पूरी घटना, पूरी हर्षोल्लास का माहौल था, स्क्रीन पर भी पूरी सजावट थी, और मतलब स्क्रीन को सुंदर लगाते ना, जैसे आपने टोल्ड स्टोरीज विद नमिता लिखा हुआ है, ओपीएन नमिता लिखा हुआ है, इस पर भी कुछ कुछ कल्पना पर गर्व है, ऐसे ऐसे टैगलाइन चल रहे हैं, पटाखे फूट रहे हैं, और तो उस टाइम अचानक क्या होता है, सब पूरी तैयारी के बीच में, हर्षोल्लास के माहौल के बीच में अचानक एक खबर आती है कि कोलंबिया प्लेन जिससे वो वापस, स्पेस शटल जिससे वो वापस लौट रहे थे, उसका संपर्क टूट गया है। अब संपर्क मतलब नासा के साथ टच में नहीं है। अब आपको एज एन एंकर पता नहीं है, क्योंकि आपने कभी लाइव किया नहीं था स्पेस शटल का वापस आना, कि वो कांटेक्ट लूज होने का मतलब क्या होता है। तब आप शुरू में हवाई घोड़े दौड़ा रहे हैं कि हो सकता है कि सिग्नल लूज हो गया हो, इस तरह की बातें हो रही हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है शब्द अभी। एंड वो 10 मिनट जो थे, नासा का रिपोर्टर कुछ नहीं बता पा रहा है, जो लोग वहां हमारा लाइव देख रहे थे कल्पना के गांव में, वो लोग परेशान हो रहे हैं कि क्यों नहीं आज तक बता रहा। वहां आज तक बड़ी स्क्रीन पे देखा जा रहा था, लगातार आज तक के जरिए ही खबरें पहुंच रही थी, और खबर आती है कि वो क्रैश कर गया, वो विजुअल दिखते हैं वो क्रैश होते हुए कोलंबिया के। एंड आप जो हर्षोल्लास में थे और खुशी में उत्साहित होकर एंकरिंग कर रहे थे कि आप रिलेट कर सको दर्शकों के साथ, दर्शक को अपने साथ जोड़ सको, अचानक आपका टोन जो पिच 32 डेसिबल पे था वो गिर के 1.5 डेसिबल पे आ जाता है कि ये क्या हो। और सिर्फ आप हो स्क्रीन पे, आपके पास सारी चीजें जो है वो सब बदल चुकी हैं। अब पूरा चैनल, किसी को कुछ नहीं पता करना क्या है, सब लोग ब्लैंक ही नहीं हो आप, उस प्रिपेयर्ड ही नहीं है, प्रिपेयर्ड नहीं हो, बिल्कुल कोई होमवर्क नहीं, कोई तैयारी नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। हाँ। और वो बुलेटिन उसके बाद अगला आधा पौना घंटा 1 घंटा जो निकालना था ना, वो इतना पेनफुल था एज एन एंकर एंड एज एन इंडियन ऑल्सो, कि यार हम क्या दर्शक को देने गए थे और हम क्या दर्शक को दे रहे हैं। सारी कहानी बदल गई, पूरी कहानी चेंज हो गई। एंड वो मेरे जीवन का एक ऐसा मोमेंट था जो मेरे को हमेशा एंकरिंग का याद रहता है, और इसलिए भी याद रहता है कि आज भी मुझे उस घटना के इतने सालों के बाद भी, 15 साल से अधिक हो गए होंगे, कोई ना कोई आदमी मुझे ऐसा मिल जाता है कि सर वो कल्पना चावला वाली एंकरिंग देखी थी आपने। यही एंकर्स की जिंदगी हम दिखाना चाहते हैं एक्चुअली, कि कितना डिफिकल्ट होता है एक मोड से दूसरे मोड पे स्विच होना विद इन सेकेंड्स। और आपने तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स अपने बता दिए कि आपको कितनी मुश्किल से वो एंकरिंग करनी पड़ी। पर थैंक यू सो मच सर, आप आए, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और हमें तो बहुत मजा आया। आई होप कुछ वैल्यू दे पाया हूं मैं लोगों को, जो सुनने वाले हैं। अपने अनुभवों से, उन्होंने मेरे अनुभव से शायद उनको कुछ समझ में आया हो कि जीवन में क्या जरूरी है और क्या करना चाहिए। आपकी और ओपी की मेहनत जो है नमिता, वो सफल हुई। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे शो में आए और अपना कीमती वक्त निकाला था। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, और थैंक यू सो मच सर हमारे शो पे आने के लिए। थैंक यू।
और इसका नाम है अनटोल्ड पटाखे। लेकिन उसकी अनटोल्ड स्टोरी क्या है, कहाँ मिले, कैसे मिले, आपको कौन संभालता है? और आपका गिल्टी प्लेजर क्या है? सर, आपको शो पे गेस्ट के साथ बहस करना आसान लगता है या घर में आलोका जी के साथ मुश्किल? क्या कभी आपको किसी फैन से प्यार हुआ है? सुमित अवस्थी को किस चीज से डर लगता है?